दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल बुरी तरह से फंस गए हैं। वो अब चौतरफा घिरते हुए नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ अरविंद केजरीवाल दिल्ली के एमसीडी चुनाव और गुजरात हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में सभी दलों को चुनौती देने के लिए पुरजोर तरीके से मैदान में उतरे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ तिहाड़ जेल में बंद महाठग सुकेश चंद्रशेखर लेटर बम से केजरीवाल की मुसीबतें लगातार बढ़ा रहा है, जिसके बाद सभी राजनीतिक दल केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को घेरने में लग गए हैं। इसी कड़ी में भगवा दल यानी कि बीजेपी ने लेटर बम मामले में एक बड़ी मांग कर दी है, जिससे कि केजरीवाल चारों खाने चित हो गए हैं। दरअसल दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी के कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही बीजेपी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का लाई डिटेक्टर टेस्ट यानी कि झूठ पकड़ने वाली जांच कराने की मांग की। बीजेपी ने ये मांग संदिग्ध ठग सुकेश चंद्रशेखर के उस दावे के बाद की है जिसमें उन्होंने कहा है कि उसे आम आदमी पार्टी को रिश्वत देने के लिए मजबूर किया गया था। भगवा दल के साथ ही कांग्रेस ने भी आम आदमी पार्टी और केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। आपको बता दें, कांग्रेस नेता अजय कुमार ने भी इनकी जमकर घेराबंदी की। कांग्रेस नेता ने कहा कि अगर सुकेश फर्जी आरोप लगा रहा है तो आप उनका पॉलीग्राफ टेस्ट क्यों नहीं कराते। पार्टी अपने मंत्री सत्येंद्र जैन के लाई डिटेक्टर टेस्ट की पेशकश करने से क्यों कतरा रही है? अगर वो इतने साफ सुथरे हैं, अरविंद केजरीवाल खुद पेशकश क्यों नहीं करते? अगर पूरा आरोप झूठा है तो झूठ का पता लगाने का परीक्षण होना चाहिए। केजरीवाल दिल्ली के लोगों के सामने पॉलीग्राफ टेस्ट के साथ सामने आए। सुकेश चंद्रशेखर ने अपने पत्रों में आरोप लगाया है कि उसने जेल में सुरक्षा और पार्टी के राज्यसभा टिकट पाने के लिए दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन और आम आदमी पार्टी के अन्य नेताओं को पैसे दिए थे। हालांकि आम आदमी पार्टी ने सुकेश चंद्रशेखर के आरोपों को खारिज कर दिया, लेकिन बीजेपी केजरीवाल को छोड़ने के मूड में नहीं है। सुकेश के आरोपों के बाद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों केजरीवाल एंड कंपनी पर हमलावर हैं और लाई डिटेक्टर टेस्ट की मांग कर रहे हैं। बीजेपी सांसद और पार्टी की दिल्ली इकाई के पूर्व प्रमुख मनोज तिवारी ने अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन और सुकेश चंद्रशेखर का टेलीविजन लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने की मांग की है। हालांकि सत्येंद्र जैन पहले से ही प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की ओर से दर्ज धन शोधन मामले में जेल में हैं और अब आपके दूसरे नेताओं पर भी गाज गिर सकती है। बिहार एक ऐसा राज्य जो पूरे भारत में सबसे अनोखा है, क्योंकि यहाँ पर होने वाले सभी काम अपनी अलग अलग पहचान बनाते हैं। फिर चाहे देश को सबसे ज्यादा आईएएस देने वाला राज्य हो या फिर यहाँ की संस्कृति हो, लेकिन इन सब में भी एक बात और है, और वो है बिहार की राजनीति कब क्या और कैसे हो जाए किसी को पता नहीं चलता। अब आप बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही देख लीजिए, आज उनकी पहचान क्या हो गई है। वो कभी भी कहीं भी लुढ़क जाते हैं। हालांकि इस वक्त बिहार में विधानसभा की 2 सीटों पर हुए उपचुनाव के बाद राज्य की राजनीति गर्म है। इसी बीच अब बिहार की कुढ़नी विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर भी सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। जो समीकरण बन रहा है उससे तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई देती हैं। वहीं बीजेपी को जबरदस्त फायदा हो सकता है। दरअसल ओबीसी फैक्टर को लेकर बिहार की राजनीति में घमासान मचा हुआ है। खासतौर पर गोपालगंज सीट पर आरजेडी प्रत्याशी मोहन प्रसाद गुप्ता की हार से आरजेडी और एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी के बीच सियासी तल्खी बढ़ गई है। गोपालगंज के परिणाम को लेकर ओवैसी आरजेडी जेडीयू दोनों के निशाने पर है। आरजेडी नेताओं ने ओवैसी को बीजेपी का टीम बी बताया तो जेडीयू ने सवाल किया कि ओवैसी हिमाचल में अपना उम्मीदवार क्यों नहीं उतार रहे। आरजेडी की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि ओवैसी की कथनी और करनी में एक रूपता नहीं है। दरअसल इन सब बयानबाजी और तकरार के पीछे की वजह यह है कि तेजस्वी यादव के ननिहाल गोपालगंज सीट पर राजद के उम्मीदवार मोहन गुप्ता को जीतने वाले वोटों से हार का सामना करना पड़ा। दरअसल इन सब बयानबाजी और तकरार के पीछे की वजह यह है कि तेजस्वी यादव के ननिहाल गोपालगंज सीट पर राजद के उम्मीदवार मोहन गुप्ता को जितने वोटों से हार का सामना करना पड़ा, उससे बहुत ज्यादा वोट ओवैसी की पार्टी ने हासिल किए हैं। वहीं अब कुढ़नी विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में भी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी चुनाव लड़ेगी। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने ये कहा है कि उनकी पार्टी ने कुढ़नी उपचुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। गोपालगंज के बाद कुढ़नी में भी वो आरजेडी का खेल खराब कर सकते हैं। ओवैसी के इस ऐलान के बाद नीतीश सरकार के मंत्री और आरजेडी के नेता ने ओवैसी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आरजेडी मंत्री समीर महासेठ ने असदुद्दीन ओवैसी पर बीजेपी का मददगार होने का आरोप लगाया। हालांकि तेजस्वी की मुश्किलें सिर्फ ओवैसी से नहीं बढ़ रही। कुढ़नी विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में असदुद्दीन ओवैसी के साथ मुकेश सहनी भी डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की टेंशन बढ़ा रहे हैं। मुकेश सहनी ने मुजफ्फरपुर जिले की कुढ़नी सीट पर अपनी विकासशील इंसान पार्टी का उम्मीदवार उतारने की घोषणा कर दी है और इसके साथ ही असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम भी कुढ़नी में अपना प्रत्याशी उतारने जा रही है।
ये दोनों पार्टियां महागठबंधन के वोट बैंक में सेंध लगाएंगी, जिसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। आपको बता दें, कुर्नी उपचुनाव में महागठबंधन की ओर से आरजेडी की ही ताल ठोकने की पूरी संभावना है, क्योंकि ये सीट आरजेडी के पास ही थी। आरजेडी नेता अनिल सैनी को पिछले दिनों एलटीसी घोटाले में सजा होने पर उनकी विधायकी खत्म कर दी गई। इसके बाद रिक्त हुई सीट पर चुनाव आयोग ने उपचुनाव की घोषणा की है। हालांकि ओवैसी और मुकेश सहनी द्वारा उम्मीदवार उतारने का ऐलान करना नीतीश और तेजस्वी के लिए बड़ा झटका हो सकता है। वहीं बीजेपी का काम आसान हो सकता है। यही वजह है कि आरजेडी के नेता ओवैसी पर हमलावर नजर आ रहे हैं। गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले सियासी माहौल काफी गर्म है। बीजेपी और कांग्रेस के अलावा इस बार चुनावी मैदान में आम आदमी पार्टी भी है। केजरीवाल अपनी पार्टी के लिए खूब मेहनत कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस भी जोर लगा रही है। हालांकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को चुनाव से पहले झटके पर झटका लग रहा है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, नेताओं का पाला बदलने का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता पार्टी से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। नेताओं को भी अंदाजा हो गया है कि इस बार भी भगवा दल प्रचंड बहुमत के साथ वापसी कर रहा है। ऐसे में नेताजी अपना नफा नुकसान तौलकर बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। इस बार कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। छोटा उदयपुर से 11 बार विधायक रह चुके मोहन सिंह राठवा ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। कहा जा रहा है कि राठवा पिछले काफी दिनों से पार्टी से नाराज चल रहे थे। इससे पहले मई के महीने में भी राठवा ने चुनाव न लड़ने की बात कही थी। हालांकि अब वो अपने बेटे को आगे लाने की कोशिश में है। कहा जा रहा है कि राठवा के बेटे को बीजेपी टिकट दे सकती है। राठवा का इस्तीफा कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि आदिवासी बहुल छोटा उदयपुर की राजनीति में कांग्रेस ने सालों साल मोहन सिंह राठवा, नारायण राठवा और सुखराम राठवा की तिकड़ी से खुद को मजबूत बनाए रखा। लेकिन 2022 के चुनाव में राठवा नेताओं की ये तिकड़ी नहीं दिखेगी, जिससे कांग्रेस को काफी नुकसान हो सकता है। मोहन सिंह राठवा इस बार के चुनाव में बीजेपी के लिए बैटिंग करेंगे। वहीं हिमाचल प्रदेश में भी बीजेपी ने कांग्रेस को तगड़ा झटका दिया है। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व महासचिव धर्मपाल ठाकुर खंड समेत कांग्रेस के 26 नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की मौजूदगी में कांग्रेस के ये नेता बीजेपी में शामिल हुए। कुल मिलाकर देखें तो दोनों ही चुनावी राज्यों में कांग्रेस की स्थिति डामाडोल है। पार्टी के नए अध्यक्ष बने मल्लिकार्जुन खड़गे भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं को अब आला कमान पर भरोसा नहीं रह गया है। तभी तो कांग्रेस नेता पीएम मोदी के नेतृत्व को कबूल कर रहे हैं और बीजेपी में जाकर नई सियासी पारी की शुरुआत कर रहे हैं। शिवसेना सांसद संजय राउत की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। संजय राउत, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल की हवा खा रहे थे, वो 102 दिनों के बाद जेल से बाहर आए। राउत को जमानत मिलने के बाद उद्धव ठाकरे खेमे ने राहत की सांस दी है। उद्धव ठाकरे ने संजय राउत को बधाई भी दी। वहीं कहा यह भी जा रहा है कि उद्धव ठाकरे जल्द ही संजय राउत के घर जाकर उनसे मुलाकात कर सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच संजय राउत की मुसीबत एक बार फिर बढ़ सकती है। आपको बता दें कि जेल से बाहर आकर भी उन्हें कोई राहत नहीं है, क्योंकि यहां ईडी की तरफ से संजय राउत की मुश्किलें अभी भी कम नहीं हो रही। दरअसल संजय राउत को जमानत मिलने के फैसले में यहां ईडी संतुष्ट नहीं है, इसीलिए इस फैसले को ईडी ने बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी है। खबर है कि जस्टिस भारती डांगरे इस पर 10 नवंबर को सुनवाई करेंगे। हालांकि कोर्ट ने रिहाई का आदेश तुरंत रोकने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि सेशन कोर्ट ने 1 महीना लिया है फैसला करने में, तो आप 1 दिन में फैसले की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। आपको बता दें कि ईडी ने राउत को 31 जुलाई को गिरफ्तार किया था। इससे पहले संजय राउत से 9 घंटे पूछताछ की गई थी। राउत से 28 जून को भी ईडी ने पूछताछ की थी। उनके घर की तलाशी के दौरान ईडी को 11.5 लाख रुपए नकद मिले थे। राउत या हालांकि उनके परिवार के लोग इन पैसों का सोर्स नहीं बता पाए थे। संजय राउत पर 1039 करोड़ के पात्रा चौल जमीन घोटाले का आरोप है, लेकिन अब वो जिस आरोप में जेल गए हैं वहां से बाहर आए, अब उसी मामले में वो फिर से जेल की सलाखों के पीछे नजर आ सकते हैं। दरअसल बीएमसी चुनाव बेहद नजदीक है। ऐसे में सवाल यह है कि अगर शिवसेना सांसद संजय राउत को दोबारा जेल होती है तो शिवसेना का सियासी भविष्य क्या होगा, क्योंकि अगर संजय राउत को दोबारा जेल होती है तो बीजेपी का राजनीतिक रास्ता साफ हो जाएगा। इस वक्त महाराष्ट्र में बीजेपी और शिंदे की सरकार है, जो कि शिवसेना की प्रतिद्वंदी है। ऐसे में संजय राउत को दोबारा जेल होना उद्धव ठाकरे के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। ऐसे में अब सबकी नजरें कोर्ट के फैसले पर टिकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।